नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड टीका बनाने में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत चरणबद्ध तरीके से सहयोगी देशों को कोविड टीके की आपूर्ति जारी रखेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कल कोलकाता में पराक्रम दिवस को संबोधित करेंगे। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से ये बात कही। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, वो भी एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के नवीकरण से समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश को मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया कि जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी तो ये वैक्सीन चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो वे इनमें खामियां निकाल रहे हैं। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। प्रधानमंत्री से बातचीत में कई लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैट्रन के पद पर कार्यरत हूँ सर, और मैं 1 वर्ष से मैट्रन का कार्य देख रही हूँ। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ, समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। वाराणसी के पांडेयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय CHC अस्पताल के डॉक्टर वी शुक्ल ने कहा कि लोग वैक्सीन से खुश हैं। मैं डॉक्टर वी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी से। सब लोगों में काफी उत्साह है। इतना कम समय में हम लोग एक विकासशील देश होते हुए भी विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैक्सीन के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारा चिकित्सक समुदाय और स्वास्थ्य कर्मी तो और ज्यादा गौरवान्वित हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैक्सीनेशन के लिए चुना। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं।
प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और प्राथमिकता वाले 30 करोड़ से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन देने की घोषणा की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चरणबद्ध तरीके से अपने सहयोगी देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति आने वाले महीनों में भी जारी रखेगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि पड़ोसी देशों को इसकी आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश भारत से वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं क्योंकि भारत वैक्सीन उत्पादन का वैश्विक केंद्र है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत इस संकट में समूची मानवता के लाभ के लिए वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग करता रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत की पड़ोसी देशों के लिए टीकों की अनुदान सहायता इस महीने की 20 तारीख को शुरू की गई और पहले ही दिन भूटान को 1,50,000 और मालदीव को 1 लाख टीके भेजे गए। उन्होंने कहा कि कल नेपाल को टीकों की 10 लाख खुराक और बांग्लादेश को 20 लाख खुराक की आपूर्ति की गई। आज म्यांमार के लिए 15 लाख, मॉरिशस के लिए 1 लाख और सेशेल्स के लिए 50,000 टीके हवाई जहाजों से भेजे गए। उन्होंने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका और अफगानिस्तान को अनुदान सहायता के रूप में टीकों की आपूर्ति की जाएगी। देश में अब तक 10,43,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के 6 दिन के अंदर ही 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.78% हो गई है। कल 18,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 1,88,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.78% है। कल 14,545 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,25,000 से अधिक हो गई। कल 163 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक कोविड से 1,53,032 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 8 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 19 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। कर्नाटक में अब तक 1,38,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इनमें से 1,36,656 लोगों को कोविशील्ड और 1,774 लोगों को कोवैक्सीन की खुराक दी गई है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने के बाद 2 से 3.5% लोगों को कुछ परेशानी आई है, लेकिन किसी की मौत होने की खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगले चरण में 2 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। गुजरात में कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीका लगवा रहे हैं। गुजरात में शुरू के 2 दिनों में कोविड-19 के टीके लगाने में असमंजस के बाद अब बड़ी संख्या में लाभार्थी टीके लेने के लिए आगे आ रहे हैं। टीके लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंकड़ा 90% से अधिक है। अब तक राज्य में 35,882 स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 के टीके लगवा चुके हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी टीके लगवा चुके हैं, जबकि अहमदाबाद के निजी अस्पतालों के करीब 100 डॉक्टर ने भी कल टीके लगवाए। टीके लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टर्स के आगे आने से आम लोगों में टीके के बारे में गलत धारणा दूर करने में भी मदद मिलेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 11वें दौर की वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार ने किसान संगठनों के सामने प्रस्ताव रखा था कि 1 से 1.5 साल के लिए तीनों कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने कहा था कि इस बीच किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, ताकि इसका उचित समाधान निकाला जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि वो कृषि कानूनों को निरस्त करने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करने को तैयार है। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के
लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। श्री तोमर ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी तत्व ये कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन जारी रहे। स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई न कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। श्री तोमर ने कहा कि संसद द्वारा पारित यह कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान संगठनों से कहा गया है कि वे सरकार के इन कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव पर कल तक अपना सुझाव दें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड टीका बनाने में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत चरणबद्ध तरीके से सहयोगी देशों को कोविड टीके की आपूर्ति जारी रखेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कल कोलकाता में पराक्रम दिवस को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों से लड़ने का जोश है। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया को तेज करेगी। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नूतन प्रौद्योगिकी, बहुविषयी दृष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने पर बल देती है। डाटा एनालिटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवैल्यूएशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्ष्यों को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने कोविड महामारी से लड़ाई में महान भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक बाधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई लड़ी और कोरोना वायरस को फैलने से रोका और मेक इन इंडिया मिशन के जरिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। देश में मास्क और सैनिटाइजर के व्यापक उत्पादन से लेकर कोविड वैक्सीन विकसित करने तक भारत के लोगों ने महामारी से लड़ने में दिन रात काम किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और हम राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में असम के असंख्य लोगों के योगदान को भी कभी नहीं भुला सकते। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष है। असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि व्यवहारिक धरातल पर विद्यार्थियों के नवाचार से वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के अभियान में मदद मिली है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस
वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशन स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ असम के अनेक गांवों को हो रहा है। भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास से हर घर जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन का जो सपना है, उसको एक सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो युवाओं के लिए असंख्य नए अवसर पैदा कर रही है। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया दौरे का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा खिलाड़ियों ने चुनौतियों का सामना किया। खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और धैर्य के कारण देश ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। भारतीय रेल ने वंदे भारत रेलगाड़ियों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया है। प्रत्येक रेलगाड़ी में 16 डिब्बे होंगे। इसकी खरीद में आपूर्तिकर्ता के साथ 5 वर्ष का वार्षिक रखरखाव अनुबंध भी शामिल है। रेल मंत्रालय के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि कुल लागत मूल्य की कम से कम 75% स्थानीय सामग्री वाली निविदा आमंत्रित की गई है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि 3 निविदाकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और सबसे कम मूल्य स्वदेशी निर्माता द्वारा रखे गए थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में वोकल फॉर लोकल विषय पर 24वां हुनर हाट आज से शुरू हो गया। ये अगले महीने की 4 तारीख तक चलेगा। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्पकार हाट में भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के 500 कारीगरों और शिल्पकारों की हस्तनिर्मित कृतियों को प्रदर्शित और उनकी बिक्री की जाएगी। आज लखनऊ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अन्य जगहों पर हुनर हाट का आयोजन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए काफी लाभदायक और प्रोत्साहित करने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से पिछले 5 सालों में 5 लाख से भी ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री नकवी ने बताया कि देश विदेश के लोग हुनर हाट के उत्पादों को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में ज्यादातर राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा कि केवल भाजपा ही बिना किसी भेदभाव के काम करती है और परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाने के खिलाफ है। आज लखनऊ में बूथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं की सभा में श्री नड्डा ने कहा कि देश में करीब 1500 राजनीतिक दल हैं और वे सभी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि केवल भाजपा में ही लोकतंत्र है और कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा साधारण परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक यूजर्स के डेटा गैर कानूनी ढंग से जमा करने के आरोप में ब्रिटेन स्थित 2 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शिकायत पर जांच एजेंसी ने इन कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी जांच की थी। देश में अब तक 9 राज्यों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसमें केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। 12 राज्यों में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और गुजरात के सोमनाथ जिले के पोल्ट्री फार्म के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के टिहरी रेंज के कालीजी तीतर और कौओं में भी एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं। हालांकि राजस्थान के अलवर जिले में कौओं के नमूनों की जांच में इस बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के प्रभावित क्षेत्रों में पक्षियों की इस बीमारी को रोकने का काम प्रभावी तरीके से चल रहा है। ये सभी राज्य इस बीमारी को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में दैनिक आधार पर विभाग को रिपोर्ट भेज रहे हैं।
विभाग सोशल मीडिया के माध्यम से बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में कल रात 9:15 से 9:30 तक प्रस्तुत करेगा नेताजी की पराक्रम गाथा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में 2 समारोहों की अध्यक्षता करेंगे। कल दोपहर कोलकाता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुस्तकालय में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत अपने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक विशेष कार्यक्रम गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी के साथ हरिपुरा का विशेष संबंध रहा है। नेताजी ने 1938 के ऐतिहासिक हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था। श्री मोदी ने कहा कि 23 जनवरी 2009 को हरिपुरा से ई-ग्राम विश्व ग्राम परियोजना शुरू की गई थी। इस पहल ने गुजरात में आईटी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी थी और राज्य के दूर दराज इलाकों में प्रौद्योगिकी से गरीब लोग लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नेताजी के विचार और आदर्श लोगों को मजबूत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से पूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने नरेंद्र चंचल के परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी जीवंत आवाज के साथ भजन गायन की दुनिया में पहचान बनाई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। भजन गायक नरेंद्र चंचल का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग सभी संभव कदम उठाएगा। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम के राज्य के 3 दिन के दौरे के अंतिम दिन आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री अरोड़ा ने ये बात कही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू कंडक्ट फोर्थकमिंग इलेक्शंस। निर्वाचन आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिक संख्या में लोग मतदान करें और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो। Amidst peaceful, harmonious atmosphere. श्री अरोड़ा ने ये कहा कि चुनाव में पुलिस और नागरिक कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मतदान कार्यक्रम घोषित करने के बाद किसी भी राजनीतिक दल को मोटर बाइक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राज्य में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल उचित समय पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने मतदान से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निडर होकर काम करने को कहा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में बनाया जाएगा। गुजरात सरकार तथा अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड के बीच गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार प्रस्तावित 1450 एकड़ के इस पार्क में
4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी होगा, जो बड़े आकार के कार्गो विमानों के लिए सुविधाजनक रहेगा। ये हवाई, रेल और सड़क संपर्क से भी जुड़ा रहेगा। इस पार्क की स्थापना 50,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश से की जाएगी। इसमें 25,000 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में विप्रो समूह राज्य सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विप्रो के अजीम प्रेमजी के साथ बातचीत के बाद बताया कि कंपनी ने राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल की है। इसके लिए राज्य सरकार फाउंडेशन को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। विप्रो ग्रुप भोपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करेंगे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में राजपथ पर कल परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। परेड का पूर्वाभ्यास सवेरे 9:50 पर शुरू होगा। ये विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, सी हेक्सागन से होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की है। पुलिस ने कहा है कि परेड के मार्ग से जाने वाली कुछ सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। आज शाम 6 बजे से विजय चौक पर कल रिहर्सल खत्म होने तक किसी भी तरह की यातायात की अनुमति नहीं है। आज रात 11 बजे से राजपथ के चौराहे, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड पर सामान्य यातायात की अनुमति नहीं होगी और सी हेक्सागन, इंडिया गेट पर यातायात सुबह 9:15 से बंद कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरी परेड और झांकियों के नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करने तक लागू रहेगी। महाराष्ट्र का बीड जिला देश में महिला जन्म दर में सबसे आगे है। यहां राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विभिन्न सामाजिक अभियानों के तहत कई विशेष पहल की गई हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सराहनीय बदलाव देखा जा रहा है, जहां माता पिता अब लड़की के जन्म पर गर्व करते हैं। इस परिवर्तन को लाने के लिए सरकार की विभिन्न मशीनरीज ने मिलकर काम किया है। एक समय था जब बीड जिले में बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं दर्ज की जाती थी, लेकिन अब जब एक बच्ची जन्म लेती है तो चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। मिठाई बांटी जाती है क्योंकि बच्ची के जन्म को एक अच्छा शगुन माना जाता है। पहले 848 होने वाला लिंग अनुपात दर अब 967 पर जाके पहुंच गया है। यही नहीं, सरकार ने उन सभी सोनोग्राफी सेंटर्स का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जहां अवैध तरीके से लिंग निर्धारण परीक्षण किया जाता था। बीड से शशि केवड़कर के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मिजोरम में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल आज फिर से खोल दिए गए। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक छात्र की सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं लागू की हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर हॉक 1 से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक और उपलब्धि हासिल की है। हॉक 1 का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। इस स्मार्ट बम का परीक्षण कल किया गया। ये इस तरह का 9वां सफल परीक्षण था। SAAW को डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमारत RCI हैदराबाद ने विकसित किया है। 125 किलोग्राम वर्ग का ये स्मार्ट वेपन 100 किलोमीटर की रेंज में रडार और बंकर जैसे ठिकानों पर मार कर सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 746 अंक गिरकर 48,879 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 218 अंक फिसलकर 14,372 दर्ज किया गया। थाईलैंड ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हो गए हैं। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु को चौथी वरीयता प्राप्त रातोचानॉक इतानोन ने हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड टीका बनाने में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत चरणबद्ध तरीके से सहयोगी देशों को कोविड टीके की आपूर्ति जारी रखेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कल कोलकाता में
पराक्रम दिवस को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।